आज डेट है 15 दिसंबर 2020 और आज आप क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये डीलिमिशन कमीशन क्या है? डीलिमिशन क्या है और डीलिमिटेशन कमीशन क्या है? क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी है या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? नेक्स्ट क्या है कृष्णा वाटर डिस्प्यूट, ये किससे रिलेटेड है? और कृष्णा वाटर रिवर ट्राइब्यूनल क्या है? क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी है या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? और किन किन स्टेट के लिए बनाई गई है? सोलर इक्लिप्स कब होता है और क्या है? क्या मून सूर्य और अर्थ के बीच में आ जाता है या अर्थ मून और सन के बीच में आ जाती है तब होता है? चैंग 5 क्या है, किस कंट्री से रिलेटेड है और ये किस लिए काम करेगा, क्या इसके ऑब्जेक्टिव हैं? इंडिया इज़ ऑन ट्रैक टू रिड्यूस इमिशंस, ये क्या है? और NDMC क्या है? ND नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन है क्या? काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये किस लिए फेमस है? और ये टाइगर रिजर्व भी है, अभी क्यों न्यूज़ में है? और पेड अप कैपिटल क्या है? सेबी क्या है, कब बनी थी, क्या एक स्टैट्यूटरी बॉडी है या कॉन्स्टिट्यूशनल? दोस्तों इन सारे क्वेश्चन के आंसर आपको इस लेक्चर में मिलेंगे। ध्यान से देखिए, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलते हैं अपने पहले टॉपिक पे। पहला टॉपिक क्या है? डीलिमिटेशन। डीलिमिटेशन का मतलब है जी कि मान लो कोई भी हम MP है कि हमारे लोकसभा में कितने MP हैं? लोकसभा में MP है 545, उनमें से 2 क्या है कि नॉमिनेट होते हैं, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, और 543 पे इलेक्शन होता है, इलेक्ट होते हैं। तो 543 इलेक्ट होते हैं। तो पूरी कंट्री को मान लो ये इंडिया है, ये इंडिया है, तो पूरी कंट्री को क्या करते हैं, सबको कॉन्स्टिट्यूंसी में डिवाइड करते हैं कि मान लो ये ऐसे एरिया वाइज कॉन्स्टिट्यूंसी, मान लो एरिया किसके बेस्ड पे? पॉपुलेशन के बेस्ड पे। तो ये 543 कॉन्स्टिट्यूंसी डिवाइड कर दी, मान लो किस लिए कि हर किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो जितनी भी ये 543 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, इनमें पॉपुलेशन लगभग जनसंख्या सेम होनी चाहिए। मान लो ऐसा नहीं हो सकता ना, इस एरिया में जनसंख्या मान लो 10 लाख और दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में होगी 5 लाख, तो एक MP तो 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक MP यहाँ से चुन के जाएगा वो सिर्फ 5 लाख लोगों को, तो ये अनफेयर हो जाएगा। तो इसी को फेयर बनाने के लिए डीलिमिटेशन कमीशन बैठाया जाता है और इस प्रक्रिया को ही, ये पॉपुलेशन को कॉन्स्टिट्यूंसी में इक्वल करना ही डीलिमिटेशन कहलाता है। डीलिमिटेशन समझे कि मान लो हर कॉन्स्टिट्यूंसी में पॉपुलेशन बराबर होनी चाहिए, मतलब हर एक MP 543 MP लगभग उनका जो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करें वो सेम होनी चाहिए। ठीक है जी, यही होता है डीलिमिटेशन। एक बार यहाँ पर देख लो क्या लिखा है कि प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग लिमिट्स और बाउंड्रीज ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज इन ए स्टेट। ठीक है जी, मतलब स्टेट में कॉन्स्टिट्यूंसी की बाउंड्री को फिक्स करना पॉपुलेशन के बेस्ड पे, याद रखना पॉपुलेशन जनसंख्या के बेस्ड पे, कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जनसंख्या इक्वल होनी चाहिए। ये कैसे होता है? इसके लिए डीलिमिटेशन कमीशन बैठाया जाता है, डीलिमिटेशन कमीशन या बाउंड्री कमीशन भी बोलते हैं। तो ये फिक्स करता है इसको। और याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डीलिमिटेशन कमीशन जब भी बनाया जाएगा एक एक्ट के थ्रू बनाया जाता है, एक्ट के थ्रू। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी होती है। क्या? स्टैट्यूटरी बॉडी वो होती है जो एक्ट के थ्रू बनाई जाती है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से डायरेक्ट बनती है वो होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संवैधानिक बॉडी, और ये होती है सांविधिक बॉडी स्टैट्यूटरी। तो इसने जो डिसीजन दे दिया ना, ऑर्डर दे दिया डीलिमिटेशन कमीशन ने, वो कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। याद रखना, कोर्ट उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती, कोर्ट में चैलेंज नहीं किया सकता, कैन नॉट बी चैलेंज। ठीक है जी, ये याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जी। नेक्स्ट क्या है जी इसमें, कितनी बार हुआ ये और देख लो कि डीलिमिटेशन कमीशन पहले 1952 में डीलिमिटेशन का प्रोसेस हुआ था। कौन से एक्ट बनाया था? डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट 1952 में। फिर दोबारा हुआ था 1963 में, उसके लिए एक्ट बनाया था 1962 में, डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट। फिर
1973 में उसके लिए एक्ट बनाया था, 1972 में वही डीलिमिटेशन एक्ट, फिर डीलिमिटेशन एक्ट 2002 और 2002 में डीलिमिटेशन हुआ था। तो अब तक 4 बार हुआ, एक बार 1952 में, फिर 63 में, और एक्ट बना था 1962 में, याद रखना ये भी, और फिर 1973 में, और फिर 2002 में। अब तक 4 बार ही डीलिमिटेशन हुआ है कि ये पॉपुलेशन को एडजस्ट किया है कि एक एमपी कितनी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा, याद रखना 4 बार डीलिमिटेशन हुआ है। अब ये कमीशन क्या है कि जो भी ऑर्डर है इसका प्रेसिडेंट स्पेसिफाई करता है, और फिर ये प्रेसिडेंट स्पेसिफाई करता है इसके ऑर्डर को, कमीशन के को, और ये लागू हो जाता है। और ये क्या है, इसके ऑर्डर की कॉपी लोकसभा में दी जाती है और किसमें, जो स्टेट की असेंबली होती हैं, और इन पे कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया जा सकता, कोई भी मॉडिफिकेशन परमिट नहीं है, जो इसने दे दिया बना के वही लागू हो जाता है। डीलिमिटेशन कमीशन में मेंबर कितने होते हैं एक बार ये और देख लो। जब 2002 में बना था तो इसके मेंबर 3 थे इसमें। एक तो चेयरपर्सन कौन होता है, चेयरपर्सन होता है जी रिटायर्ड जज या सर्विंग जज सुप्रीम कोर्ट का। सर्विंग जज का मतलब जो अभी सुप्रीम कोर्ट में जज है, या फिर कोई सुप्रीम कोर्ट का जज रिटायर हो गया हो तो वो इसका चेयरपर्सन होता है, मतलब अध्यक्ष होता है इसका। और दूसरा मेंबर होता है जी चीफ इलेक्शन कमीशन, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसका चीफ इलेक्शन कमीशन, मुख्य चुनाव आयोग जो होता है, आयुक्त होता है, मुख्य चुनाव आयुक्त जो होता है वो मेंबर होता है। या फिर चीफ इलेक्शन कमीशन किसी दूसरे इलेक्शन कमिश्नर को नॉमिनेट कर सकता है अपनी जगह, कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है कि आप चले जाओ वहाँ पे, ठीक है। तो तीसरा मेंबर होता है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, जो स्टेट में इलेक्शन कमीशन होते हैं उसका एक कमिश्नर होता है इसका मेंबर, वो एक्स ऑफिशियो मेंबर। एक्स ऑफिशियो मेंबर का मतलब होता है जी जो अभी यहाँ पे इलेक्शन कमीशन है स्टेट में, तो वो ऑटोमेटिकली इसका मेंबर हो जाएगा डीलिमिटेशन कमीशन का। अब आगे क्या है इसमें ये जी डीलिमिटेशन कमीशन जब 2002 में हुआ था तो ये एक 84th अमेंडमेंट एक्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, 84th अमेंडमेंट एक्ट 2002 में। और उसमें कहा था कि जो 2002 में अभी डीलिमिटेशन हुआ है तो अब 2026 से पहले कोई डीलिमिटेशन नहीं होगा। 2026 के बाद जो भी जनगणना होगी, जो भी पॉपुलेशन सेंसस होती है, जनगणना होती है हर 10 साल में, वो अब 2026 के बाद जो भी पॉपुलेशन की सेंसस होगी उसके अनुसार डीलिमिटेशन होगा। समझ आया? देखो जी 2026 तक इसने फ्रीज कर दिया कि 2026 तक ये डीलिमिटेशन दोबारा नहीं हो सकता। 2026 के बाद जो भी जनसंख्या होगी उसके बाद ही हो सकता है डीलिमिटेशन। तो इस एक्ट ने, कौन से ने, 84th एक्ट ने किया था ये, 2002 में हुआ था। और हाँ, इसके अकॉर्डिंग ही 2001 के अकॉर्डिंग ही जो 2001, क्योंकि 2002 में ये अमेंडमेंट हुआ था और इससे पहले 2001 में सेंसस हुई थी। सेंसस जनसंख्या की जनगणना एक बार 10 साल में एक बार होती है ना। 2001 में, 2011 में हुई, अब 2021 में होगी, फिर 2031 में होगी। तो 2002 में ये अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 84th। तो 2002 से पहले 2001 की जो जनसंख्या उसके हिसाब से ये डीलिमिटेशन किया था कि ये एमपी इतनी जनसंख्या को करेंगे रिप्रेजेंट। लेकिन जो लोकसभा की सीट है ना, लोकसभा की सीट या स्टेट असेंबली की, विधान परिषद स्टेट में होती है ना, सॉरी विधानसभा, लोकसभा और विधानसभा, उनकी सीट जो 1971 की सेंसस ही उनके अनुसार ही इसमें पार्लियामेंट में है। जैसे 543 लोकसभा की सीट है तो उसी के अनुसार है 1971 की सेंसस के अनुसार। तो इसीलिए तो कंसीडरेशन की ज़रूरत पड़ी है। क्यों? क्योंकि देखो जी जब ये 1971 के अनुसार एमपी कितने 543 हैं अभी हमारे लोकसभा में, तो तब पॉपुलेशन कितनी थी, 50 करोड़ थी हमारी देश की। और अब पॉपुलेशन कितनी होगी 50 साल के बाद, 130 करोड़ के लगभग, उससे भी ज़्यादा। तो अब इसलिए ज़रूरत पड़ी है कि ये डीलिमिटेशन किया जाए। और डीलिमिटेशन कमीशन कब बैठाया जाएगा, 2026 के बाद ही बैठाया जा सकता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये 2026 तक नहीं बैठाया जा सकता। इसमें इतना ही था। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। कृष्णा वाटर डिस्प्यूट, ये क्या जी, कृष्णा रिवर है जी, कृष्णा रिवर है
कहाँ पे है ये देखो, ये कृष्णा रिवर है, ये महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। कहाँ से? महाबलेश्वर, महाबलेश्वर जगह से निकलती है। और ये कर्नाटक और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होके कहाँ से? बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, ये बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में। तो इसे ईस्ट फ्लोइंग रिवर है ये। कौन सी? ईस्ट फ्लोइंग। ईस्ट फ्लोइंग मतलब ईस्ट की तरफ ये फ्लो कर रही है ना, पूर्व की तरफ फ्लो कर रही है, इसीलिए ईस्ट फ्लोइंग रिवर है ये, ईस्ट फ्लोइंग रिवर। और याद रखना कहाँ इसका सोर्स कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर। कहाँ पे? महाबलेश्वर, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। अब इसके बारे में इशू क्या है, क्यों न्यूज़ में था, ये देख लेते हैं। अभी क्या है कि सेंट आंध्र जो तेलंगाना है उसने सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए पिटीशन लगा रखी है। वाटर डिस्प्यूट जो चल रहा है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में। तो सेंटर ने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कि आप ये पिटीशन वापस ले लो सुप्रीम कोर्ट से। हम इसे सेक्शन 3 जो इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट है, सॉरी, एक गवर्नमेंट ने इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट बनाया था, उसके सेक्शन 3 के अंदर वाटर को डिवाइड करने के लिए तेलंगाना और आंध्रा के बीच में एक ट्रिब्यूनल बनाया था, कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल। तो वो सेंटर कह रहा है कि हम इस ट्रिब्यूनल को ये केस देंगे, आप सुप्रीम कोर्ट से विथड्रॉ कर लो केस को तेलंगाना से। इशू क्या है? इशू यही है जी, सुप्रीम कोर्ट में आंध्र प्रदेश के खिलाफ चला गया तेलंगाना, तेलंगाना चला गया आंध्र प्रदेश के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट में लगा दी अर्जी इसके अगेंस्ट। क्या? क्योंकि तेलंगाना ने कहा कि ये रायलसीमा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट बना रहा है कृष्णा रिवर पे। क्या? रायलसीमा लिफ्ट इरिगेशन, सिंचाई के लिए एक प्रोजेक्ट बना रहा है आंध्र प्रदेश। और तेलंगाना ने क्या कहा? ये बिना पूछे बना रहा है। किससे? एक कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड है, उससे बिना पूछे बना रहा है ये, उससे कोई रेटिफिकेशन नहीं लिया। क्योंकि जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था तो ये कहा था जब भी कोई न्यू प्रोजेक्ट बनेगा तो उससे पहले कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड बनाया गया था, उससे परमिशन लेनी पड़ेगी तब कोई काम होगा। अब ये बैकग्राउंड जान लेते हैं थोड़ा इसका, कि कैसे ये कब शुरू हुआ, क्या है ये। देखो ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में ये कृष्णा और गोदावरी का जो वाटर है, पानी है, उसका बंटवारा करने के लिए डिस्प्यूट होता रहता है तेलंगाना और आंध्रा में, क्योंकि दोनों स्टेट से ये जाती है ना रिवर, कि कौन इसका पानी कितना ले। तो इसके लिए क्या है कि डिसीजन के लिए, प्रोजेक्ट के लिए कई सारी जगह से क्लियरेंस लेना पड़ता है, अनुमति लेनी पड़ती है कि कोई भी प्रोजेक्ट बनाएगा तो। एक तो रिवर बोर्ड ही हो गया, उससे लेनी पड़ती है, एक सेंट्रल वाटर कमीशन है, और एक अपेक्स काउंसिल है जिसमें जी यूनियन मिनिस्टर होता है, यूनियन वाटर रिसोर्स मिनिस्टर, जो केंद्रीय मंत्री है वाटर रिसोर्स का वो होता है, और चीफ मिनिस्टर होता है इसमें। तो उनसे परमिशन लेनी होती है। ये लिखा गया था आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 में, जब तेलंगाना अलग हुआ था आंध्र प्रदेश से। अब कृष्णा रिवर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आपने रिवर मैप पे तो देख ही लिए कहाँ से निकलती है, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है ये, और ईस्ट फ्लोइंग रिवर है जी, पूर्व की तरफ बहती है क्योंकि बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कौन कौन से स्टेट से निकलती है ये भी मैंने बता दिया, महाराष्ट्र से निकलती है, फिर कर्नाटक में और तेलंगाना होते हुए आंध्र प्रदेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और इसका टोटल बेसिन है जो स्टेट, ये 4 स्टेट में 33% एरिया स्टेट का कवर करती है। डिस्प्यूट कैसे हुआ जी? पहले आपको पता है ये आंध्रा तेलंगाना कर्नाटक बनने से पहले 2 स्टेट हुआ करते थे, एक हैदराबाद और एक मैसूर स्टेट हुआ करते थे। लेकिन आज ये बट इनका जो हैदराबाद मैसूर का पार्ट है कुछ ये महाराष्ट्र बन गया, उससे थोड़ा ये कर्नाटक में आ गया, और आंध्र प्रदेश से भी तेलंगाना बन गया फिर 2014 के बाद। अब हुआ क्या कि एक एक्ट बनाया गया था 1956 में गवर्नमेंट ने, कौन सा? इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट। अभी ये इसीलिए यही न्यूज़ में था, जिसके थ्रू सेंटर कह रहा है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के इस एक्ट के थ्रू जो है इसमें एक ट्राइब्यूनल बनाई गई थी, कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल, कि हम इसको केस दे देंगे। तेलंगाना से कह रहा है आप सुप्रीम कोर्ट से केस वापस ले लीजिए।
ये कब बनाई गई थी? 1969 में। किस एक्ट के थ्रू? ये 1956 का एक्ट है, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट। तो इस एक्ट के थ्रू बनाया गया था ना ये ट्राइब्यूनल। तो क्या हुआ? स्टैच्यूटरी बॉडी हो गई ना, ये एक्ट के थ्रू बनाई गई है। तो इसने अपनी रिपोर्ट 1973 में दी, क्योंकि ट्राइब्यूनल कब बनाया गया था? 1969 में, और दे दी रिपोर्ट 1973 में, रिपोर्ट दे दी इसने। और रिपोर्ट के में इसने वाटर को डिवाइड कर दिया, किस किस में? महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में इतना इतना वाटर, टोटल वाटर था ये इतना 2060 टीएमसी का मतलब है जी 1000 मिलियन क्यूबिक फीट। अब ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है कितना वाटर किसको दिया कितना नहीं दिया, बस ये देख लो कैसे थोड़ा आइडिया हो जाएगा आपका डिस्प्यूट कब से चल रहा है और कैसे हो रहा है इनका डिस्प्यूट इनके बीच में। अब दोबारा क्या था कि फिर दोबारा ग्रीवेंस होने लगे इन दोनों के बीच में, मतलब झगड़ा होने लगा। तेलंगाना जब से बना है अलग आंध्रा से, तो फिर दोबारा एक ट्राइब्यूनल बनाया गया, कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल 2004 में। तो फिर उसने अपनी रिपोर्ट दी 2010 में, और फिर इनके बीच में वाटर डिवाइड किया गया। लेकिन ये इनके बीच में अभी डिस्प्यूट फिर होने लगता है, क्योंकि आंध्र प्रदेश रायलसीमा प्रोजेक्ट बना रहा है, रायलसीमा लिफ्ट इरिगेशन स्कीम, ये प्रोजेक्ट बना रहा है वहाँ की किसानों के लिए सिंचाई वगैरह के लिए पानी हो सके कृष्णा रिवर पे। और तेलंगाना इसका अपोज कर रहा है, किस लिए मैंने बता दिया है, क्योंकि उसे क्लियरेंस लेना पड़ता है रिवर बोर्ड से, कृष्णा रिवर वाटर मैनेजमेंट बोर्ड है, और एक सेंट्रल वाटर कमीशन है, और फिर अपेक्स काउंसिल है उनसे। और ये तेलंगाना कह रहा है कि ये बिना इनकी क्लियरेंस लिए इस पे प्रोजेक्ट बना रहा है। अब ये देखो यही लिखा है इसमें कि तेलंगाना के बनने के बाद 2014 में से फिर इनके बीच में ये डिस्प्यूट हो गया था शुरू। इसमें बस इतना ही था। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक किससे रिलेटेड है? सोलर इक्लिप्स। इसको कहते हैं जी हिंदी में सूर्य ग्रहण। आपने सुना होगा सूर्य ग्रहण, ग्रहण लग जाता है सूर्य पे। तो सूर्य ग्रहण क्या है? सोलर इक्लिप्स ये कब होता है? देखो जी, जब सन, ये है जी सन और ये है अर्थ, अर्थ और सन के बीच में मून आ जाता है, तो तब होता है सोलर इक्लिप्स। इसी को बोलते हैं सोलर इक्लिप्स। ये देखो ये नेचुरल इवेंट है। कब होता है? कि जब अर्थ व्हेन द मून मूव्स इन इट्स ऑर्बिट बिटवीन अर्थ एंड सन। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, तब इसे ये सूर्य ग्रहण होता है। और ये अक्सर होता है तभी जब न्यू मून होता है, जब चंद्रमा न्यू होता है, निकल रहा होता है, तो तभी होता है ये। व्हेन द सन एंड मून आर इन कंजक्शन विद ईच अदर, मतलब तीनों जो मून हुआ, देखो ये मून हुआ और ये अर्थ हुई और ये सन, ये तीनों एक साइड में होते हैं, तभी होता है ये सूर्य ग्रहण। क्यों होता है? क्योंकि मून की जो शैडो है, चंद्रमा की शैडो छाया पृथ्वी पर पड़ती है। अब इसे अच्छे से हम डायग्राम में समझते हैं। एक बार डायग्राम देखो आप, ये देखो ये जी आपका सन और ये है अर्थ और ये है आपका मून। ये मून बीच में आ जाता है अर्थ और सन के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? परछाई पड़ती है, इसकी शैडो पड़ती है। जो डार्क शैडो है ना, ये वाली डार्क शैडो, तो ये वाली डार्क शैडो को बोलते हैं जी उम्ब्रा। क्या बोलते हैं? उम्ब्रा। ये UMBR, ये पूरी डार्क शैडो होती है। और जो ये लाइट शैडो है, ये लाइट शैडो पड़ रही है, हल्की हल्की परछाई है जो, इसको बोलते हैं पेनुम्ब्रा। PENUMBRA, पेनुम्ब्रा और उम्ब्रा। ये आप दो टर्म याद रखनी है, ठीक है जी। और जो ये डार्क शैडो है ना, डार्क शैडो जो गहरी परछाई हो रही है, इसी को बोलते हैं टोटल सोलर इक्लिप्स। ये तो सोलर इक्लिप्स है पूरा, और इसको जो डार्क शैडो पड़ रही है इसको बोलते हैं टोटल सोलर इक्लिप्स। और परछाई को क्या बोलते हैं जी? उम्ब्रा। और जो ये पड़ रही है जो लाइट शैडो, हल्की परछाई, इसको बोलते हैं पार्शियल इक्लिप्स। क्या बोलते हैं? पार्शियल इक्लिप्स। ये पार्शियल इक्लिप्स यहाँ लिखा है, ठीक है। अब ये होता है क्या है कि ये साल में ज़्यादा से ज़्यादा 5 बार ही हो सकता है, 5 बार ही हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। और ये क्या है कि
क्यों होता है? क्योंकि जो इसका लूनर का ऑर्बिट है, मतलब लूनर मतलब चंद्रमा, जो मून का ऑर्बिट है वो इलिप्टिकल है। इलिप्टिकल का मतलब है जी पूरा स्फेयर नहीं है, स्फेरिकल नहीं है। स्फेरिकल का मतलब तो ये पूरा गोल हो गया, और इलिप्टिकल मतलब ये ऐसे ऐसे थोड़ा इलिप्टिकल हो गया, तो इलिप्टिकल है। और टिल्टेड है, टिल्टेड का मतलब झुका हुआ है। किसकी तरफ? अर्थ की तरफ झुका हुआ है। कितना? 5 डिग्री। जैसे अर्थ है और ये मून है, तो ये ऐसे 5 डिग्री झुका हुआ है। जैसे आपको पता है ना, अर्थ अर्थ सन की तरफ कितना डिग्री झुकी हुई है? 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री। अर्थ सन की तरफ 23.5 डिग्री झुकी हुई है, टिल्टेड है। ठीक है जी। इस और मून इसकी अर्थ की तरफ 5 डिग्री, 5 डिग्री झुका हुआ है, टिल्टेड। टिल्टेड का मतलब झुका हुआ है। तो इसलिए ये होता है 5 बार होता है। किसमें? साल में ज़्यादा से ज़्यादा 5 बार हो सकता है। बस यही था इसमें। अब ये चेंज 5 क्या है, इसका ऑपरेशन करते हैं जी ढंग से। किस कंट्री का है जी ये? चेंज 5 एक स्पेस क्राफ्ट है। स्पेस क्राफ्ट का मतलब आसमान में, स्पेस में भेजा है। कहाँ पे? मून पे। मून मिशन है ये। किसका? चाइना का। चाइना का मून मिशन है। ये चंद्रमा पे भेजा है। और इसका चेंज 5 जो ये मिशन है चाइना का, ये 1970 के बाद, 1970 के बाद पहला मिशन है। क्योंकि 1970 से पहले इस काम को यूएस और रसिया, दो ही कंट्री हैं पूरे वर्ल्ड में जो मून पे कोई मिशन भेज चुकी हैं और कोई वहाँ से मिट्टी वगैरह ला चुकी हैं। और उसके बाद ये तीसरा कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, चाइना, ऐसा करने वाला। ये क्या है? स्पेस क्राफ्ट भेज रहा है, ये वहाँ पे गया और वहाँ से मिट्टी लेकर आ रहा है। और अभी ये पहुँचने वाला है। कहाँ पे उतरेगा ये? अर्थ पे उतरेगा। कहाँ पे? मंगोलिया में। मंगोलिया, चाइना और रसिया, मैप पे देखना, चाइना और रसिया के बीच में एक मंगोलिया कंट्री है। मंगोलिया, मंगोलिया कंट्री है, तो ये वहाँ पे उतरेगा। मंगोलिया, मंगोलिया है। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि क्या है। देखो यहाँ लिखा भी है, ये इनर मंगोलिया पे उतरेगा। और ये चाइनीज़ क्या है कि देखो, सैंपल लेके आने वाला ये यूनाइटेड स्टेट और सोवियत यूनियन, मतलब रसिया, रसिया को ही बोलते हैं, के लाने वाला थर्ड कंट्री है ये। और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये वहाँ से 2 किलोग्राम सैंपल लेके आएगा। 2 किलो, 2 किलो लेके आएगा। क्या? मिट्टी, मतलब वहाँ की रॉक, जो मून का सरफेस है वहाँ का, अर्थ मून का सरफेस है, वहाँ से मिट्टी लेके आएगा 2 किलो। अब ये चेंज 5 ये कब भेजा था? 24 नवंबर को भेजा था। और ये 1 दिसंबर को वहाँ पे पहुँच गया था और आने वाला है। पूरे 23 दिन की जर्नी है इसकी, यात्रा है 23 दिन की। अब ये कितने दिन के लिए, कितने दिन के लिए भेजा था, कब भेजा था, ऐसा कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना याद रखो कि हाँ 2020 में ही भेजा है, नवंबर में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव यही है जी, जो लूनर की रॉक्स है, वहाँ की मिट्टी है, वो तो वापस लेके आएगा। ठीक है। और इससे पता क्या लगाएंगे? देखो जी, कोई भी मिशन स्पेस में भेजा जा रहा है, किसी भी एस्टेरॉयड पे भेजा जाए, किसी प्लानेट पे भेजा जाए, कहीं पे भी, सबका एक ही होता है कि यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ, यूनिवर्स, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे जीवन बना, कैसे लाइफ, सबका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव डायरेक्टली इनडायरेक्टली वही होता है। आपको बस ये माइंड में बैठा लेना है। अब ये क्या है? चेंग 5 नाम किस पे रखा था चाइना ने? मून, चंद्रमा की एक देवी है उसके नाम पर। चाइना की चंद्रमा की देवी है, मून गॉडेस, चाइनीज़ मून गॉडेस, उसके नाम पे चेंग 5 रखा है। इसमें ये देख लो जी, 4 पार्ट हैं इस रॉकेट में, भेजा है ना जो ये मिशन भेजा है। उसमें एक ऑर्बिटर है और एक रिटर्नर है, एक असेंडर है और एक लैंडर है। ऑर्बिटर क्या है कि जो मून है चंद्रमा है, उसके ऑर्बिट करता रहेगा, मतलब इसके चारों ओर घूमता रहेगा, रिवॉल्व करता रहेगा ऑर्बिटर, रिटर्नर के साथ। ये रिटर्नर और ऑर्बिटर। असेंडर और लैंडर क्या है? इससे अलग होकर चले जाएंगे। कहाँ पे? कहाँ पे चले जाएंगे? मून के सरफेस पे। मून के सरफेस पे ये लैंडर लैंड करेगा और असेंडर निकलेगा। असेंडर मिट्टी उठाएगा, वहाँ से मिट्टी उठा के फिर वापस आएगा। ऑर्बिटर रिटर्नर जहाँ पे घूम रहे हैं ना ऑर्बिट करने, उसके पास वापस आएगा, इसे मिट्टी देगा रिटर्नर को। असेंडर और रिटर्नर फिर वापस उसे लेके आएगा, वापस लेके आएगा अर्थ पे। तो ये एक बार आपको, मैं 1 मिनट रुको, ये देख लो आप एक बार, ये कैसे काम करेगा ये देखो आप।
ये देखो इसमें से असेंडर निकला। ये असेंडर क्या है कि मिट्टी उठाएगा। ये देखो ये निकला असेंडर। ये असेंडर देखो यहाँ से ये मिट्टी उठा रहा है और इसमें रख रहा है। अब असेंडर क्या है, देखो मिट्टी कलेक्ट की इसने, ये मिट्टी कलेक्ट की और अब ये बंद होके वापस आएगा। ये देखो वापस आ गया असेंडर। अब असेंडर वापस होके जो ऑर्बिटर, ये ऑर्बिटर और रिटर्नर क्या है कि ऑर्बिट कर रहे हैं मून के अराउंड, उसमें आके लग जाएगा ये आ गया देखो। और यहाँ पे ये ऑर्बिटर को वापस करेगा सेंटर। ये देखो ये ऑर्बिटर को इसने वापस दी मिट्टी जो कलेक्ट करके लाया था रॉक सरफेस, ये देखो वापस दे दिया इसको यहाँ पे। और वापस दे के अब क्या रिटर्नर वापस आएगा। ये आ रहा है, अब ये वापस आ गया, इसे दे दिया, अब ये अलग हो गया इससे। अब रिटर्नर लेके आ रहा है उसे। अब ये आगे देखो, अब ये आ रहा है रिटर्नर, ये अर्थ पे ये लेके आ रहा। ये जी पूरा ये आपको समझ आ गया होगा। ये क्या है कि ऑर्बिटर रिटर्नर क्या करेंगे, एक बार मैं डायग्राम में समझा देता हूँ। ये मून है, ऑर्बिटर और रिटर्नर, असेंडर और लैंडर, ये दो हैं। ये एक साथ गए, लेकिन ऑर्बिटर रिटर्नर से ये असेंडर और लैंडर अलग हो गए, आपने वीडियो में देखा। अब ऑर्बिटर रिटर्नर इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं ऑर्बिटर, ठीक है। और असेंडर लैंडर यहाँ पे लैंड कर गया, लैंड मतलब मून के सरफेस पे यहाँ बैठ गया। अब असेंडर निकला इससे, असेंडर ने यहाँ से मिट्टी खोदी, ड्रिल किया, मिट्टी खोद के रखी और असेंडर फिर वापस आ गया। असेंडर वापस आके फिर ऑर्बिटर रिटर्नर को मिट्टी दी, इसमें जाके जुड़ गया और मिट्टी दी। और रिटर्नर फिर उस मिट्टी को कलेक्ट किया गया, रॉक सरफेस कलेक्ट किया सैंपल, उसको वापस अर्थ पे लेके आया। ये जी पूरा प्रोसेस अब आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है जी, इंडिया इज़ ऑन ट्रैक टू रिड्यूस इमिशंस। अभी इन्वायरमेंट मिनिस्टर ने क्या कहा है, इन्वायरमेंट मिनिस्टर को ना प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि G20 कंट्रीज़ में, G20 कंट्रीज़ है, G20 को आने से G20 में 19 कंट्रीज़ है और एक यूरोपियन यूनियन है, इसे मिला के G20 बोलते हैं। 19 देश हैं इसमें, 19 देश हैं और यूरोपियन यूनियन को मिला के G20 बोलते हैं। ये 1990 में बना था, 1999 में, वही इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए। सॉरी। तो इंडिया ने कहा है कि G20 जितने भी कंट्री हैं उनमें मेजर कंट्री ओनली इंडिया ही है जिसने इमिशन कम किया है। और जो नेशनली डिटरमिन्ड कमिटमेंट किया था, ये NDC का मतलब है जी, नेशनली डिटरमिन्ड कमिटमेंट किया था इंडिया ने। पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, पेरिस एग्रीमेंट में कहा था कि हम इमिशन कम करेंगे, मतलब कार्बन पॉल्यूशन कम करेंगे। तो इंडिया ही ऐसा कंट्री है जिसने अभी राइट ट्रैक पे और जिसने कम किया है। तो ये और देख लेते हैं क्या है, इमिशन कितना कम किया है, क्या है। कहा है कि इंडिया ने 21% तक अचीव कर लिया है जितना टारगेट रखा था। और टारगेट कितना रखा था इंडिया ने कहा था कि 33 to 35% तक रिडक्शन करेगा इंडिया 2030 तक, ठीक है जी, अपनी GDP का। अब ये जान लेते हैं ये क्यों कहा है कि अभी एक समिट होने वाला है, इंटरनेशनल क्लाइमेट एम्बिशन समिट। कौन करा रहा है इसे होस्ट, US अमेरिका करा रहा है, यूनाइटेड किंगडम, UK, फ्रांस और चिली, इटली इसे कराने वाले हैं इसकी 5th एनिवर्सरी पे। किसकी 5th एनिवर्सरी पे, पेरिस एग्रीमेंट की। पेरिस एग्रीमेंट कब हुआ था अभी देखेंगे उसके बारे में भी। पेरिस एग्रीमेंट जान ही लो आप, 2015 में हुआ था और इसकी 5th एनिवर्सरी है अभी, 5वीं सालगिरह ऐसे लगा लो, 5th एनिवर्सरी है उस पर। ये चिली, इटली, US, UK, फ्रांस ये होस्ट कर रहे हैं इंटरनेशनल समिट, क्लाइमेट समिट होने वाला है। तो उससे पहले इंडिया ने कहा है कि हम अपने राइट ट्रैक पे हैं और इमिशन को घटा रहे हैं। अब ये नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन है क्या, देखो जी ये क्या है। 2015 में एक
एग्रीमेंट हुआ था जिसे बोलते हैं पेरिस एग्रीमेंट, क्योंकि पेरिस में हुआ था। फ्रांस की कैपिटल पता होगा आपको, फ्रांस जो देश है उसकी राजधानी पेरिस है, उसमें हुआ था एक एग्रीमेंट क्लाइमेट चेंज पे। मतलब पॉल्यूशन को कम करना है, रिड्यूस करना है। ग्रीन हाउस गैस है ना, जो ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है जो पता है ना आपको, जैसे CO2 हो गया, मीथेन हो गया, वाटर वेपर हो गया। तो ये क्या है कि जो हीट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और वातावरण जो हमारा एटमॉस्फेयर है अर्थ का, उस पर टेम्परेचर बढ़ा देती हैं। तो इनको कम करना है, गैसों को, पॉल्यूशन कम करना है, क्लाइमेट चेंज को मेंटेन रखना है, कम जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको रिड्यूस करना है। तो ये ऑब्जेक्टिव थे उसमें। तो उसमें क्या है कि पेरिस एग्रीमेंट में सब ने कहा था कि हम टारगेट रखेंगे कि इतना इतना ग्रीन हाउस गैस घटाएंगे, इतनी इतना पॉल्यूशन घटाएंगे, कार्बन इमिशन कम करेंगे। खुद से घटाना था, वॉलंटरी। और सब कंट्री को, वॉलंटरी का मतलब है अपनी मर्जी से डिटरमाइन करना था, निर्धारित करना था। तो उसी को बोलते हैं नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। मतलब खुद नेशन है जो राष्ट्रीय, अपने अपने देश है जो अपने अपने आप डिसाइड करेंगे कितना कम करना है हमें इमिशन, कार्बन इमिशन। तो इंडिया का क्या था वो देख लो, इंडिया का कितना टारगेट रखा था। इंडिया ने रखा था कि 2030 तक, कि 2005 में जितना भी इमिशन हो रहा है ना, कार्बन इमिशन, जितना भी पॉल्यूशन हो रहा है, तो हम अपनी GDP का 33 to 35% कम कर देंगे 2030 तक। मतलब इतने परसेंट हम 2030 तक कम कर देंगे 2005 के लेवल से। और सेकंड टारगेट क्या था? से ये तीनों टारगेट आपको याद रखने हैं, ये बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर बार एज इट इज़ ये स्टेटमेंट दे देता है। और दूसरा क्या है कि जो नॉन फॉसिल फ्यूल्स हैं, मतलब कि जो जैसे अभी फॉसिल फ्यूल से जो बिजली बनती है, उसके अलावा जो जैसे सोलर एनर्जी बनती है, विंड से बनती है, तो इनका कंट्रीब्यूशन ना हम क्या है कि 40% तक इंक्रीज़ कर देंगे। 40% तक, कब तक? 2030 तक। तीसरा टारगेट क्या था? तीसरा टारगेट था जी फॉरेस्ट कवर है, मतलब जितने भी जंगल हैं, फॉरेस्ट हैं, हम उसको कम से कम इतना बढ़ा देंगे, इतना इंक्रीज़ कर देंगे फॉरेस्ट को, पेड़ पौधे लगाएंगे, ताकि वो कम से कम 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर सकें। आपको पता है ना, पेड़ CO2 को लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ज़्यादा पेड़ होंगे तो CO2 कम होगी, क्योंकि पेड़ एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो यही कहा है कि इतने फॉरेस्ट कवर इंक्रीज़ कर देगा इंडिया, कि जिससे कि 2.5 से 3 बिलियन, 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया जा सके। अब ये पेरिस एग्रीमेंट को डिटेल में एक बार देख लो। क्या होता है जी 1992 में, 19 यहाँ समझो आप, 1992 में एक अर्थ समिट हुआ था। क्या हुआ था? अर्थ समिट। उस कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था जी ब्राज़ील में, जगह है डी जनेरियो। मैं नाम दिखाऊंगा आपको। रियो डी जनेरियो में 1992 में हुआ था ये। इसे बोलते हैं अर्थ समिट। ये हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है और हर बार पूछा जाता है। UPSC में, PCS का एग्ज़ाम हो, किसी में भी बहुत बार पूछ चुके हैं इसे। SSC वगैरह में भी पूछ सके हैं कि ये अर्थ समिट कब हुआ था, ऐसे पूछ लेते हैं 1992 में। इसको अर्थ समिट बोलते हैं। तो ये रियो डी जनेरियो में होता है, ब्राज़ील में, 1992 में। उसमें क्या है कि 3 ऑब्जेक्ट रखे थे। एक तो आया था इससे बाहर निकल के UNFCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। और एक आया था जी CBD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और एक आया था जी इस पे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, UNCCD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। डिजर्ट जो होता है ना, रेगिस्तान डिजर्ट, उससे निपटने के लिए, उसे कम करने के लिए ये आया था। तो 3 इसके आए थे निकल के इससे, UNFCC, CBD बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, बचाने के लिए, और UNCCD डिजर्ट को रिड्यूस करने के लिए, और UNFCC पॉल्यूशन को कम करने के लिए। अब इसमें हम UNFCC को समझते हैं। फुल फॉर्म आपको बताई दी है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यहाँ लिखी हुई है, ये देख लो आप ये रही। तो ये एक इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल ट्रीटी थी जिसमें पहले 154 स्टेट ने साइन किया था, और अभी 197 कंट्रीज़ हैं इसमें जो सिग्नेटरी हैं इसके, 197 कंट्री। और देखो ये अर्थ समिट बोलते हैं इसे। रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ब्राज़ील में, 1992 में। ठीक है जी।
किस, इसे अर्थ समिट भी बोलते हैं और दूसरा बोलते हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ये दो नाम याद रखना है जी, इसे अर्थ समिट भी बोलते हैं और यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। तो इसमें यूएनएफसीसी निकल के आया था और उसकी हर साल यूएनएफसीसी की जो भी पार्टीज़ हैं, जो भी मतलब कंट्रीज़ हैं, हर साल उनकी बैठक होती है, उसी को बोलते हैं, एक मीटिंग होती है, उसी को बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। तो ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ हुई थी किसमें, 2015 में, 21वीं 21st, देखो इसी को बोलते हैं COP21, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, मतलब यूएनएफसीसी के जितने भी कंट्रीज हैं उनकी मीटिंग हुई कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 2015 में, 2015 में। कौन सी मीटिंग थी, 21वीं। कौन सी मीटिंग थी, 21वीं। क्या बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ किसकी हुई थी, यूएनएफसीसी की, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की। कब हुई थी, 2015 में। कहाँ पे हुई थी, पेरिस में हुई थी। पेरिस कहाँ पे, फ्रांस में। तो इसे पेरिस में हुई थी इसलिए इसका नाम रख दिया पेरिस एग्रीमेंट। और कोई पूछे पेरिस एग्रीमेंट किससे रिलेशन है, क्लाइमेट चेंज से। क्लाइमेट चेंज से या ग्लोबल वार्मिंग को कम करना और टेम्परेचर को बनाए रखना। कितना, अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है उसे 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है, जितना भी प्री इंडस्ट्रियल लेवल में था। प्री इंडस्ट्रियल का मतलब है जी, जब रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हुई थी ना 1850 के लगभग, तो उससे पहले जितना टेम्परेचर था, मान लो 15 डिग्री था, तो उससे हमें 2 डिग्री से ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है। और भी हमें इससे ज़्यादा भी हमें अचीव करना है तो 1.5 डिग्री से 1.5 डिग्री से ज़्यादा ही नहीं बढ़ने देना है। तो ये इसके टारगेट थे, या तो 2 डिग्री, मतलब या तो 1.5 डिग्री होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या फिर हम 2 डिग्री से ज़्यादा तो बिल्कुल बढ़ने ही नहीं देंगे। ये कंट्रीज़ों ने ये किया था, प्लेज किया था, ये सारी कंट्रीज़ों ने मिलकर ये शपथ ली थी, ये लगा लो एक तरह से आप, इस पेरिस एग्रीमेंट में। तो यही है पेरिस एग्रीमेंट आपका। ये देखो 2016 में इसमें 188 पार्टी थी जिन्होंने इसको एग्रीमेंट को माना, किसको, पेरिस एग्रीमेंट को, पेरिस एग्रीमेंट को यहाँ पे लिखा है। और क्या है कि जो ये एनडीसी है ना, हर 5 साल में ये अपने जो क्या क्या अचीव किया है ये बताएंगे, और मतलब क्या क्या है, और उसको एग्रीमेंट को रिवाइज भी कर सकते हैं ये, कि इतना हमने अचीव किया है, इतना नहीं किया है। अब यही लिखा है इसमें सब कुछ, क्या फर्स्ट राउंड में 86 कंट्रीज़ ने अपना सबमिट कर दिया है, क्या क्या अचीव किया है इस एग्रीमेंट में, जो जो उन्होंने प्लेज ली थी कि मतलब निर्धारित किया था हमें क्या क्या, कितना मिशन घटाना है, कितना नहीं। बस इतना ही था जी इसमें पेरिस एग्रीमेंट में। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, काजीरंगा नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व। काजीरंगा नेशनल पार्क है जी, और टाइगर रिजर्व भी है काजीरंगा। काजीरंगा कहाँ पे है, असम में। कहाँ पे है, असम में। अब काजीरंगा क्यों था ये न्यूज़ में, इसलिए था जी क्योंकि अभी इसमें ना बोट से और बाइसिकल से, मतलब नाव और साइकिल से इसको हम देख सकते हैं, इसमें घूम सकते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क में, इसलिए था। याद रखना कि जो काजीरंगा का कोर एरिया है, मतलब जैसे ही काजीरंगा पार्क है और इसका कोर एरिया है जो यहाँ पे, मतलब यहाँ पे अधिकतर जंगली जानवर रहते हैं, तो ये जो कोर एरिया है ये 482 स्क्वायर किलोमीटर का। याद करने की कोई ज़रूरत नहीं कितने किलोमीटर का है, बस ये जान लो क्या है कि इतने किलोमीटर का, स्क्वायर किलोमीटर का। उसके अराउंड ये एरिया है जो ये 1302 स्क्वायर किलोमीटर का, 1302 स्क्वायर किलोमीटर से बियॉन्ड, मतलब इससे अलग अलग यहीं पे घूम सकते हैं बोट या साइकिल से। ये नहीं कि कोर एरिया में जा रहे हो आप घूमने के लिए, वहाँ पे नहीं जाने देंगे क्योंकि जंगली जानवर खा जाएंगे, मर जाओगे आप। तो इसलिए न्यूज़ में था। अब इसके बारे में काजीरंगा के नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व के बारे में फैक्ट जान लेते हैं थोड़ा क्या है। देखो जी, ये पार्क असम में मैंने बता ही दिया। और ये कब फॉर्म्ड हुआ था, 1908 में, आज़ादी से पहले हुआ था। इसे मैरी कर्जन ने रिकमेंड किया था इस पार्क को, ठीक है। ईस्टर्न हिमालय आपको पता ही है, यहाँ असम में ईस्टर्न हिमालयस बोलते हैं ये, मतलब पूर्वी हिमालय हॉटस्पॉट का पार्ट है ये। और कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आता है ये ज़रूर याद करने ना, काजीरंगा नेशनल पार्क कौन कौन सी 2 डिस्ट्रिक्ट में आता है, गोलाघाट और नागांव। नागांव और गोलाघाट, नागांव और गोलाघाट, नागांव गोलाघाट, इसलिए बोल रहा हूँ बार बार ताकि आपको याद हो जाए। गोलाघाट और नागांव असम की 2 डिस्ट्रिक्ट में आता है। इस बार भी क्वेश्चन पूछ लिया था यूपीएससी ने, एक क्वेश्चन में था कि एक नेशनल पार्क था और वो कितनी डिस्ट्रिक्ट में आता है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो ये भी याद करना कि कितनी डिस्ट्रिक्ट में आता है, कौन कौन सी, गोलाघाट नागौम डिस्ट्रिक्ट में।
और याद रखना काजीरंगा किस लिए फेमस है कि जितने भी पूरे वर्ल्ड में 2/3 जो पॉपुलेशन है 1 हॉर्न राइनोज की इस काजीरंगा नेशनल पार्क में रहती है। 1 हॉर्न राइनोज, एक सींग के गैंडे। एक सींग के गैंडे ये होते हैं जो देखो मैंने एक लेक्चर में दिखाया भी था शायद आपको। ये है जी गैंडा, ये इसके कान हैं 2 और ये है इसके नाक पे सींग, एक सींग, इसे बोलते हैं एक सींग का गैंडा, 1 हॉर्न राइनोज। और 1 हॉर्न राइनोज सबसे ज़्यादा किस में पाए जाते हैं? काजीरंगा में। लेकिन डेनिस्टी घनत्व, डेनिस्टी का मतलब घनत्व, मतलब सबसे ज़्यादा डेनिस्टी कौन से एरिया में है? वो जी पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी असम में है, पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है जी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार, पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सबसे ज़्यादा डेनिस्टी पूछे तो कहाँ पे? पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। लेकिन सबसे ज़्यादा संख्या कहाँ पे है? ये काजीरंगा नेशनल पार्क में। ठीक है, और काजीरंगा नेशनल पार्क क्या है? एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अब आपको बताना है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या है। चलो मैं ही बता देता हूँ। वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या है? यूनेस्को डिक्लेयर करती है इन्हें। क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट को यूनेस्को डिक्लेयर करती है। यूनेस्को का नाम आपने सुना ही होगा, यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है यूनेस्को। ये डिक्लेयर करती है ताकि कंजर्वेशन बढ़ सके। और इनका फ़ायदा क्या होता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करने का? मतलब इनका सुरक्षा ज़्यादा मिलती है, प्रोटेक्शन ज़्यादा मिलती है, गवर्नमेंट ज़्यादा ध्यान देती है। और फिर टूरिज़्म भी बढ़ता है। कोई वर्ल्ड हेरिटेज साइट है तो वहाँ पर टूरिस्ट लोग ज़्यादा आते हैं देखने के लिए कि भाई वो क्या है जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है, तो उस पर ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। तो टूरिस्ट आएंगे तो वहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार भी मिलेगा। जहाँ पे मान लो रिक्शे वाले, ऑटो वाले, उनको भी काम मिलेगा। लोग आएंगे तो उनमें चलेंगे, उनको पैसा कमाएंगे वो भी। तो ये सब एक्टिविटीज़ होती हैं इससे। तो ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और इंडिया में कितनी टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं? पहले थी जी 38 और अभी हो गई हैं कितनी? 40। कितनी हो गई हैं? 40। मैंने अभी लास्ट लेक्चर में बताया था 2 हेरिटेज साइट डिक्लेयर किए हैं अभी यूनेस्को ने। कौन कौन सी? एक तो ग्वालियर और एक ओरछा, ये दोनों ही एमपी में है। दोनों ये सिटी हैं जी, शहर हैं ग्वालियर और ओरछा। ये 40 हो गई हैं इन्हें मिला के वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अच्छा, जो काजीरंगा नेशनल पार्क है इसको इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया भी डिक्लेयर किया है। किसने? बर्ड लाइफ इंटरनेशनल है। याद रखना ये बर्ड लाइफ इंटरनेशनल क्या है? एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब एक एनजीओ है। याद रखना, एनजीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये भी एनिमल्स वगैरह, स्पीसीज़ वगैरह के कंजर्वेशन के लिए काम करती है, उनकी सुरक्षा बचाव के लिए। ये डिक्लेयर करती है इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया। ठीक है, यूनेस्को डिक्लेयर करता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट और बर्ड लाइफ इंटरनेशनल करता है इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया। तो ये इसने डिक्लेयर कर दिया काजीरंगा को भी। ठीक है, अब इसमें ये देख लो क्या क्या पाए जाते हैं। इसमें एक तो बिग 4 स्पीसीज़ पाए जाते हैं काजीरंगा में। काजीरंगा नेशनल पार्क की बात हो रही है। कौन कौन से? एक तो राइनो, एलिफेंट, रॉयल बंगाल टाइगर और एशियाटिक वाटर बफेलो। ये बड़े बड़े जो जानवर हैं ये इसमें पाए जाते हैं। और इसमें से कौन कौन सी रिवर निकलती हैं ये देख लो। काजीरंगा में से एक ब्रह्मपुत्र रिवर होकर गुजरती है। डीपलू, मोरा दीपलू और मोरा धनसिरी। याद रखना, ये ब्रह्मपुत्र, दीपलू, मोरा दीपलू और मोरा धनसिरी, ये 4 रिवर निकलती हैं। बस इतना ही था इसमें। ये अच्छे से ऑपरेशन किया है मैंने, अच्छे से याद कर लेना, एक बार रिवाइज कर लेना, आपके याद हो गया होगा वैसे भी अभी भी। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि अभी इंडियन कंपनीज़ की डाइवर्सिटी के बारे में है ये न्यूज़। क्या कि ये है जी, कहा है कि जितनी भी पब्लिक कंपनीज़ हैं, मतलब गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं, जो भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं, तो उन कंपनी की जितनी पेड अप कैपिटल है जो या तो 100 करोड़ है या एनुअल टर्नओवर 300 करोड़ से ज़्यादा है, तो उन्हें कम से कम एक उनका बोर्ड का मेंबर है वो महिला रखनी पड़ेगी, वूमन रखनी पड़ेगी। कंपनी एक्ट के अंदर है जी ये। कौन से एक्ट के अंदर? कंपनीज एक्ट के अंदर। ये कंपनीज एक्ट के अंदर ये है, दिया हुआ है। जिस भी कंपनी की 100 करोड़ से ज़्यादा पेड अप कैपिटल है या फिर 300 करोड़ से ज़्यादा एनुअल टर्नओवर है 300 करोड़ से ज़्यादा, और पेड अप कैपिटल 300 करोड़ है, तो 100 करोड़ है, 100 करोड़ से ज़्यादा है, तो उनको जो बोर्ड का मेंबर होता है, कंपनी को चलाने के लिए एक बोर्ड बनता है जी, बोर्ड। तो बोर्ड के मेंबर में एक वूमन, कम से कम एक वूमन होनी चाहिए, एक महिला होनी चाहिए। ये रूल है जी।
और ये पेड अप कैपिटल क्या होता है ये भी देखेंगे। और ये रेगुलेट कौन करता है, ये लिस्टेड कंपनीज़ को सेबी करता है। कौन करता है, सेबी। मैंने अपने फर्स्ट जब स्टार्ट किया था लेक्चर पूछा था सेबी क्या है। सेबी है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये कब बनी थी, 1992 में एक एक्ट बना था। 1992 में कब बना था, 1992 में 1992 में एक एक्ट बना था, उसके थ्रू बनाया गया था सेबी को। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी। ये देखती है, सारा रेगुलेट करती है शेयर मार्केट वगैरह को। यहाँ पे देखो सेबी के बारे में मैंने दिया भी है। ये क्या है, मार्केट को रेगुलेट करती है, मार्केट को रेगुलेट करती है ये। और पहले इसे 1988 में बनाया था। स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया गया था इसे, स्टेटस दे दिया गया था किसे, सेबी एक्ट बना के 1992 में। तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है क्योंकि एक्ट के थ्रू बन रही है। ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक्ट के थ्रू बन रही है। सेबी एक्ट, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है। अब पेड अप कैपिटल क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। ये लिखा है 1992 में बनी थी और हेडक्वार्टर कहाँ पे, मुंबई में, सेबी का हेडक्वार्टर। अब पेड अप कैपिटल क्या होती है देख लेते हैं। पेड अप कैपिटल होती है जी, जितना भी एक कंपनी ने जितना भी शेयर बेच के, शेयर होता है ना, शेयर बेच के जितना भी पैसा आया है कंपनी के पास, मतलब जितना भी अमाउंट ऑफ मनी रिसीव की है शेयर होल्डर से, शेयर दे के। एक कंपनी होती है शेयर बेचती है ना, पैसे लेती है पब्लिक से, शेयर देती है। मान लो 1000 रुपये का है, कोई 10,000 रुपये का शेयर है, तो जितना भी शेयर से पैसा आया कंपनी के पास, उसी पैसे को ही बोलते हैं पेड अप कैपिटल। ठीक है जी, बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाया। और ये अधिकतर आईपीओ के थ्रू करते हैं। आईपीओ क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। मतलब जो भी कंपनी जब फर्स्ट टाइम शेयर मार्केट में रिलीज़ करती है ना, जो भी कंपनी, कोई भी कंपनी है, पहली बार जब भी मार्केट में अपना शेयर रिलीज़ करती है, इश्यू करती है, शेयर इशू करती है, तो उसी को बोलते हैं फर्स्ट टाइम जब इशू करती है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। शेयर क्या होता है जी, शेयर बस ऐसे ही होता है। मान लो एक कागज़ का टुकड़ा है, बॉन्ड की तरह। इस पे लिखा है ये 1000 का शेयर है या 2000 का शेयर है। ये कागज़ का टुकड़ा दे देंगे किसी भी लोगों को, पर्सन को। मान लो ये ए पर्सन है और ये जितने का भी शेयर है 1000 रुपये कंपनी को दे देगा, कंपनी का अकाउंट में फिक्स हो जाएंगे। यही होता है। अब इससे क्या फ़ायदा है, जितना भी कंपनी को मान लो 5% प्रॉफिट होया है कंपनी को, तो 5% ही इसको मिलेगा शेयर होल्डर को, जिसने शेयर खरीदा, जिस पर्सन ने। तो मान लो 1000 रुपये का शेयर खरीदा था, 5% कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, तो 5% इससे भी मिलेगा। मतलब 100 पे 5 मिला है तो 1000 पे 50 रुपये इसको मिल जाएंगे। यही शेयर होता है। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही था। थैंक यू वेरी मच। इसे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज़। थैंक यू वेरी मच।